हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हरवी कुमार और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड क्या होती है, कैसे इलेक्ट्रोड बनती है। फिर हम पढ़ेंगे कि कैसे हम किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं और उसके बाद पढ़ेंगे हम इस वीडियो में कि जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है तो वो कैसे बनाई गई है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से पहले इलेक्ट्रोड कैसे बनती है। इलेक्ट्रोड जनरली हम कैसे प्रिपेयर करते हैं कि किसी भी मेटल स्ट्रिप को जब उसके उसी मेटालिक सोल्ट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे जो मेटल स्ट्रिप ली है वो हमने मान ली कॉपर की, तो नीचे हमें कोई भी कॉपर का सोल्ट लेना है और उसका एक्वस सॉल्यूशन बना के उसमें उस मेटालिक स्ट्रिप को डिप करना है। तो जब हम उस मेटालिक स्ट्रिप को उसमें डिप करते हैं तो ये हमारी एक इलेक्ट्रोड बन जाती है। इलेक्ट्रोड बनने के बाद वहां पर मेटल स्ट्रिप और एक्वस सॉल्यूशन, उसी मेटल के बीच में एक पोटेंशियल जनरेट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस इलेक्ट्रोड पे मेटल स्ट्रिप और एक्वस में जो आयंस प्रेजेंट है उसी मेटल के, उनके बीच में जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, हमने इलेक्ट्रोड कैसी बनाई है, कैसी हमारी इलेक्ट्रोड है। सेकंड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मींस हमने यहाँ पे कितना कॉन्सेंट्रेशन लिया उस पे भी हमारी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू डिपेंड करती है। थर्ड इज टेम्परेचर। अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर कम और ज्यादा रखते हैं तो उसके हिसाब से हमारी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती है। तो इन सब पॉइंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब भी हम कोई इलेक्ट्रोड बनाते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं, तो इन तीन फैक्टर पे वो डिपेंड करता है। कितना उसका टेम्परेचर होगा, कॉन्सेंट्रेशन हम यहाँ पे क्या लेंगे, और ये मेटल स्ट्रिप इसका नेचर क्या होगा। तो इन तीनों फैक्टर पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और यहीं पर हम पढ़ेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। मींस जो हमने इलेक्ट्रोड बनाई है, अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है। जब यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा तो यही हमारी इलेक्ट्रोड बन जाएगी, ऑक्सीडेशन हाफ सेल ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड। और वहां पर जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर ये हमारी इलेक्ट्रोड, इस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होती है तो यहाँ से हम रिडक्शन पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पर एक कॉपर इलेक्ट्रोड लिया, कॉपर स्ट्रिप सॉरी, और उसको, ये हमारा कॉपर सॉलिड है, कॉपर की कोई स्ट्रिप है, और यहाँ पे हमने ले लिया कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन। मींस इसको कॉपर सल्फेट जो सॉलिड फॉर्म में होता है उसको वाटर में डिसोल्व करने के बाद एक सॉल्यूशन बनाया और उसमें हमने उसको डिप कर दिया। यहाँ पर भी हमने सेम इलेक्ट्रोड ली है, यहाँ पे भी हमने किसको रखा है, कॉपर को, और इसको किस में डिप कर दिया हमने, कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन में। ये हमारी कॉपर इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। अब एक्चुअली में क्या होता है, अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कैसे हो सकता है, यहाँ पे कॉपर है, ऑक्सीडेशन में हम, ऑक्सीडेशन क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मींस अगर कॉपर Cu2 पॉजिटिव में जाएगा और ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये हमारा ऑक्सीडेशन हो सकता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। अब ये ऑक्सीडेशन कैसे होगा, यहाँ पर जो कॉपर है वो कॉपर 2 पॉजिटिव में प्रेजेंट है एक्वस सॉल्यूशन में, और मेटल स्ट्रिप में जो कॉपर है वो कॉपर सॉलिड में प्रेजेंट है, कॉपर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। इट मींस ऑक्सीडेशन होने के लिए कॉपर यहाँ से मेटल स्ट्रिप से एक्वस सॉल्यूशन में आएगा। जब ये यहाँ आएगा
और यहाँ पे कॉपर किस फॉर्म में है, Cu2 पॉजिटिव मीन्स यहाँ से जब कॉपर एक्वस सॉल्यूशन में आएगा तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, तो वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज करके आएगा। अब एक कॉपर एटम तो वहां पर है नहीं, बहुत सारे कॉपर एटम्स होंगे, तो वो सब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज करके एक्वस सॉल्यूशन में चले जाते हैं और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज छोड़ के चले जाते हैं। अब यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, पॉजिटिव ज्यादा, यहाँ पे हमारे कॉपर 2 पॉजिटिव बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इस वजह से अब यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो इनके बीच में एक पोटेंशियल जनरेट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब हमने देखा कि इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज आया है, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज आया है, नेगेटिव, तो ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन। तो अब यहाँ पर ये हमारी इलेक्ट्रोड हो गई जिस पे चार्ज आ गया और यहाँ पे इन दोनों के बीच में पोटेंशियल जनरेट हो गया जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये हमारा कौन सा होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को लिखने का तरीका होता है, पोटेंशियल मींस वोल्ट, और यहाँ पर हम वोल्ट को ई से डिनोट करेंगे। ई मींस ऑक्सीडेशन का लिखने का तरीका क्या होता है कि जो हमारा पहले यहाँ पर है Cu सॉलिड, ये किस में गया, Cu2 पॉजिटिव में, और यहाँ से हमारी कुछ वैल्यू आएगी वोल्ट में। तो ये इसका लिखने का तरीका है। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो ये हमारा कौन सा हो जाता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर आपको इस तरह से लिखा मिलता है ई नोट CuS Cu2 पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन में गया, तो इस नोट का मतलब क्या होता है, ई नोट का मतलब है कि यहाँ पर वो स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहा है। स्टैंडर्ड कंडीशन जहां पर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक। प्रेशर कितना होगा, 1 एटमॉस्फेरिक। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड किसका काम कर रही है, एनोड का काम कर रही है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीडेशन किस पर होता है, एनोड पर। ऑक्सीडेशन हमेशा किस पर होता है, एनोड पर। तो ये एनोड का काम करे और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन को इस टाइप से लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मींस वहां पे वोल्ट में एक वैल्यू आएगी, उसको लिखने का तरीका होता है ये। अगर हमें ई नोट इस फॉर्म में दिया हुआ है, इट मींस वो स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहा है। स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक। अब यही इलेक्ट्रोड अगर यहाँ पर रिडक्शन होता है, यहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन। तो रिडक्शन कैसे होगा, रिडक्शन के लिए हमारा जो कॉपर 2 पॉजिटिव है जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, मीन्स जब कोई भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है तब जाके उसका क्या होता है, रिडक्शन। उसका क्या होता है, रिडक्शन। अब रिडक्शन कैसे होगा, मीन्स कॉपर Cu2 पॉजिटिव तो एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कॉपर। इट मीन्स कॉपर यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ। अब इलेक्ट्रॉन किसके पास है, इलेक्ट्रॉन मेटल स्ट्रिप में जो कॉपर है उसके पास है। अब यहाँ पर जो कॉपर प्रेजेंट है, अब वो कॉपर क्या करेगा, Cu2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन, अभी तो दोनों इलेक्ट्रॉन है एक कॉपर के, ये वाला कॉपर एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद किस पे चला जाएगा, कॉपर में, और यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके एक्सेप्ट करेगा तो इस पे क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर इस पूरी इलेक्ट्रोड पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोड पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे जब ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव एक्स्ट्रा बच जाता है, जिसकी वजह से एक पोटेंशियल जनरेट होता है, और इस पोटेंशियल को हम रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको, रिडक्शन। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, Cu, पहले कॉपर हमारा किस में था, 2 पॉजिटिव एक्वस से किस में गया, कॉपर सॉलिड में। किस में कन्वर्ट हुआ, सॉलिड में। इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डिनोट नहीं करते हैं, और यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी वाई वोल्ट। ये हमारी यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, वाई वोल्ट। अगर हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं, मींस अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन टेम्परेचर 25 और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक है, तो इसको हम लिख सकते हैं Cu2 पॉजिटिव एक्वस में गया और ये Cu गया सॉलिड में, और यहाँ से ये हमारी जो वैल्यू आएगी वो किस पे आ जाएगी, स्टैंडर्ड पे आ जाएगी। यहाँ पे वैल्यू कुछ भी हो सकती है।
अब ये तो हो गया हमारा रिडक्शन पोटेंशियल, ये कौन सा हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इनको यहाँ से डिफाइन भी कर सकते हैं। मींस ऑक्सीडेशन मींस इलेक्ट्रोड की वो टेंडेंसी जिसकी वजह से वो ऑक्सीडाइज हो रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है एक्वस सॉल्यूशन में, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। कोई भी इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है वो टेंडेंसी, उसको हम क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और वो पोटेंशियल जिस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो पोटेंशियल जिस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज करती है, इलेक्ट्रॉन क्या करती है लूज, वो पोटेंशियल जिस पर कोई भी अ, वो इलेक्ट्रोड वो पोटेंशियल जिस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। अब यहाँ पर ये जो तरीका है इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इसको हम लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ये जो तरीका होता है इसको हम क्या बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। और ऑक्सीडेशन और पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में एक रिलेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी इलेक्ट्रोड है वो क्या है सेम। अलग अलग इलेक्ट्रोड भी हो सकते हैं, अगर हमारी इलेक्ट्रोड सेम है तो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है और रिडक्शन पोटेंशियल होता है उनमें नेगेटिव का डिफरेंस होता है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, दोनों में ये रिलेशन होता है। तो इस तरह से हम बहुत सारी इलेक्ट्रोड बना सकते हैं। इलेक्ट्रोड तो बना लेंगे पर उसका पोटेंशियल कैसे मेजर करेंगे, ये जो वैल्यू है एक्स और वाई ये कैसे मेजर करेंगे। तो ये मेजर करने के लिए हमें यहाँ पर कोई रेफरेंस इलेक्ट्रोड लगानी पड़ेगी। जिस तरह से अगर हमें कोई वायर दे दे और ये बोले कि तुम इसकी लेंथ मेजर करो, तो जब तक हमारे पास स्केल नहीं होगा 1 मीटर का तब तक हम उसकी लेंथ को मेजर नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पर एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पर जो हमारी रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सी होती है जिसका पोटेंशियल हमें पता होता है, वो इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल हमें पता है वो हमारी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। और यहाँ पर हम जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करेंगे वो हमारी कौन सी है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से हम इस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रोड बना सकते हैं और इलेक्ट्रोड बनाने के बाद हम उनके पोटेंशियल की वैल्यू भी मेजर कर सकते हैं। कैसे? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को समझते हैं। क्या है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे प्लेटिनम वायर, दिस इज द प्लेटिनम वायर, और ये नीचे जाके प्लेटिनम स्ट्रिप जिसके ऊपर दिस इज द प्लेटिनम स्ट्रिप कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक। और ये हमारा डिप्ट होता है एक बीकर में, और ये जो होता है दिस इज द 1 मोलर HCl। यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं। कौन सी गैस पास कराते हैं? हाइड्रोजन गैस यहाँ से जाएगी। अब ये जो इलेक्ट्रोड है इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE या फिर NHE, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि एक तो हमें इसका पोटेंशियल पता है, इसका जो पोटेंशियल होता है स्टैंडर्ड कंडीशन पे दैट इज 0 वोल्ट, दैट इज 0 वोल्ट। अब यहाँ पे हम इसके बारे में एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर ये जो वायर होती है ये आगे जाके कनेक्टेड होती है, ये प्लेटिनम वायर है। आपको पता है प्लेटिनम जो होता है वो इनर्ट होता है, वो HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए हमने यहाँ पर प्लेटिनम मेटल का यूज किया। यहाँ पर प्लेटिनम जो स्ट्रिप है उसके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक का यूज किया गया है ताकि जो हाइड्रोजन है वो इजीली आके यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि हाइड्रोजन गैस फ्री रहना चाहती है, वो एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो यहाँ पर हम प्लेटिनम ब्लैक इसके ऊपर लगा देते हैं ताकि हाइड्रोजन इजीली एब्जॉर्ब हो जाए और यहाँ पे रिएक्शन टेक्स प्लेस हो जाए। और ये जो हमारा नीचे जो सॉल्यूशन होता है ये हमारा 1 मोलर HCl सॉल्यूशन होता है। अब यहाँ पर पहला पॉइंट जो तुम्हें इसके बारे में याद रखना है कि इसका जो ई नोट है वो कितना होता है 0
वोल्ट। अब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दोनों का काम कर सकती है, ये एनोड का काम भी करती है और साथ में किसका काम करती है, कैथोड। अब यहाँ पे रिएक्शन क्या हो सकती है, रिएक्शन हमेशा यहाँ पर हाइड्रोजन या तो H पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा या फिर यहाँ से H पॉजिटिव किस में कन्वर्ट होगा, H2 गैस में, क्योंकि H पॉजिटिव कहाँ से आएगा, HCl से आएगा। तो जब एनोड एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कैसे हो सकता है कि हाइड्रोजन गैस हमारी इसमें टूट जाए 2H पॉजिटिव में और यहाँ से क्या छोड़ दे, 2 इलेक्ट्रॉन, क्या रिलीज कर दे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारी एनोड हो गई, क्योंकि यहाँ एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हमेशा किस पे होती है, एनोड पे। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है उसको लिखने का तरीका होता है प्लेटिनम सॉलिड H2 गैस कन्वर्ट्स इनटू H पॉजिटिव। किसमें कन्वर्ट हो रही है, H पॉजिटिव में। अगर हमें इसका पोटेंशियल लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे, ई नोट। कैसे लिखेंगे, ई नोट। तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, जीरो। किसके बराबर हो जाएगा, जीरो, जब ये एनोड का काम करेगी। अब ये हो सकता है कि कैथोड का भी काम कर सकती है, किसका काम करेगी, कैथोड का भी काम कर सकती है, दोनों का काम करती है। तब क्या होगा, यहाँ पे 2H पॉजिटिव, यहाँ से 2H पॉजिटिव आएंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, H2 गैस में। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि हमारी प्लेटिनम वायर, उस पर यहाँ पे हमारा H पॉजिटिव था एक्वस में और ये जाके कन्वर्ट हो गया H2 गैस में, H2 गैस में। अगर हमें पोटेंशियल लिखना है तो यहाँ पे क्या लगा दो, ई नोट, और ये हमारा किसके बराबर होता है, 0 वोल्ट। इसका पोटेंशियल हमें पता है, इसका पोटेंशियल हमें पता है, इसलिए हमने इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया है कि हमें इसका इलेक्ट्रोड हमें इसका पता है और हम जितनी भी इलेक्ट्रोड बनाएंगे उन सब का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती है, इसकी लिमिटेशन भी होती है। लिमिटेशन क्या है कि लिमिटेशन ये है कि हम यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक होता है। कितना प्रेशर होता है, 1 एटमॉस्फेरिक। और यहाँ पर जो हम कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं HCl की, वो हमारी कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर। तब जाके स्टैंडर्ड कंडीशन पे वो हमारा कितना वोल्ट प्रोवाइड करेगा, कराएगी, 0 वोल्ट। तो यहाँ पे हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि ना ही तो हम हाइड्रोजन गैस का प्रेशर मेंटेन करते हैं, कर पाते हैं, कर नहीं पाते, और दूसरा जो H पॉजिटिव आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर, वो भी हम इजीली मेंटेन नहीं कर पाते। तो इसलिए ये दोनों इसकी लिमिटेशंस हैं कि हम इजीली इन दोनों चीजों को मेंटेन नहीं कर पाते। अब बात आती है कि हम कैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से दूसरी इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। ये हमारी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये हमारी कौन सी इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इससे हम दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैसे मेजर करते हैं वो समझते हैं। ये हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 इलेक्ट्रोड होती हैं और दोनों को हम अलग अलग बीकर में रखते हैं। कैसे रखते हैं, अलग अलग बीकर में। तो यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रोड रख ली, कोई भी इलेक्ट्रोड जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें मेजर करना है, ये हमने रख दिया और इसमें उसी का एक्वस सॉल्यूशन डाल दिया। यहाँ पे हमारी मेटल होगी, मेटल सॉलिड, और ये होगा Mn पॉजिटिव। इसको हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ से वोल्टमीटर से और इसको जाके कनेक्ट कर दिया यहाँ से। और यहाँ पर जब हम इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट करने के बाद और यहाँ से जब करंट फ्लो होता है तो ये यहाँ पे वोल्टेज, ये जो हमारा वोल्ट मीटर है, ये कुछ ना कुछ रीडिंग दिखाएगा, कोई ना कोई रीडिंग दिखाएगा। और जब ये रीडिंग दिखाएगा तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन कैसे हो सकती है, या तो ये इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाता है या फिर ये इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाता है, या तो इधर दिखाएगा या फिर उधर दिखाएगा। तो जैसे ये करने लग जाता है और यहाँ से हमें कुछ वैल्यू मिल जाती है। वैल्यू मिलने के बाद यहाँ से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं कि सपोज करो कि हमारे वोल्ट मीटर ने, हमारा जो वोल्ट मीटर है उसने यहाँ पर डिफ्लेक्शन दिखाया उस साइड,
गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर। तो उस साइड में जब इसने डिफ्लेक्शन दिखाया, दिखाने के बाद तो हमें ये पता लग गया कि जो करंट की डायरेक्शन है वो कहाँ है, उधर। करंट की डायरेक्शन उधर है, तो करंट की डायरेक्शन उधर है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा, इससे रिवर्स डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाता है, जहां पर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल से कहा जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल। इट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव का काम करेगा तो ये हमारा कौन सा हो गया, एनोड, और ये हमारा कौन सा हो गया, कैथोड। ये हमारा कौन सा हो गया, कैथोड। तो इट मीन्स ये तो हमारा हो गया कैथोड, और ये हमारा कौन सा हो गया, एनोड। यहां से जो वैल्यू आएगी एक्स, वो किसकी वजह से आएगी, इसकी वजह से, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो जीरो है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो जीरो है, तो यहां से इसकी वजह से वैल्यू आई। और ये किसका काम कर रही है, कैथोड। कैथोड मीन्स तो जो ये वैल्यू आएगी ये हमारी किसकी आएगी, रिडक्शन पोटेंशियल। इस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास आ जाएगा। अगर हमें इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है तो हमें पता है जो रिडक्शन पोटेंशियल आया उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी आ जाएगा। उसी तरह से अगर यहाँ पे ये केस ना होता, ये केस ना होता, अगर हमारा वोल्ट मीटर डिफ्लेक्शन दिखाता इस साइड मीन्स जो करंट की डायरेक्शन है वो इधर है, और जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है वो किधर है, उधर। उधर है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन मीन्स, तो नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा और पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, इस पे। अभी हमने देखा कि नेगेटिव चार्ज कौन सी इलेक्ट्रोड पे आ रहा था, जब वो किसका काम कर रही थी, एनोड का। और ये किसका काम करेगी, कैथोड। ये किसका काम करेगा, कैथोड। तो अब एनोड, एनोड पे आया है, तो इस इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ इस पे, ऑक्सीडेशन। तो यहां से हम इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है जीरो, कितना होता है, जीरो। तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यू आएगी वो हमारी किसके बराबर होगी, इस इलेक्ट्रोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बराबर होगी। तो यहाँ से हमारी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दूसरे इलेक्ट्रोड की वैल्यू आ जाएगी। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का जब हमें पता होगा तो उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी हम इजीली निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम NHE और SHE का यूज करके किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने बहुत सारी इलेक्ट्रोड बनाई, और इलेक्ट्रोड बनाने के बाद उनके रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने के बाद हमने एक सीरीज बनाई कि जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। अब हम उस सीरीज को पढ़ेंगे। हमने बहुत सारी इलेक्ट्रोड बनाई, इलेक्ट्रोड बनाने के बाद उनके पोटेंशियल मेजर किए, मेजर करने के बाद वहां पर हमने उनको अरेंज किया एक सीरीज में, और उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब हम उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अभी तक हमने बहुत सारी इलेक्ट्रोड्स बनाए। इलेक्ट्रोड बनाने के बाद हमने उनका रिडक्शन पोटेंशियल मेजर किया। रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करने के बाद हमने उस रिडक्शन पोटेंशियल को एक सीरीज में अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो उस सीरीज को हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। और हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है, कुछ इंफॉर्मेशन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उससे पहले इस फ्लो चार्ट को देख लेते हैं। ये फ्लो चार्ट क्या है, फ्लो चार्ट अगर ये समझ में आ जाता तो ज्यादातर चीजें यहीं से क्लियर हो जाती है। सबसे पहले अगर हमारा मेटल रिएक्टिव है तो मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करना, वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर रहा है तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कौन सी प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वो क्या होता है, अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे ए ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, और जो ए ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं ये एक्सेप्ट कर लिए बी ने, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, बी सॉलिड में। तो इट मींस इलेक्ट्रॉन किसने दिए हैं, ए ने। एक्सेप्ट किसने किए, बी ने। बी का क्या हुआ है, रिडक्शन। रिडक्शन किसकी वजह से हुआ, ए की वजह से, क्योंकि ए ने इलेक्ट्रॉन लूज किए तभी जाके इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। तो ए का ऑक्सीडेशन हुआ तभी बी का रिडक्शन पॉसिबल हुआ। तो ए ने इसको रिड्यूस किया है, तो ए रिड्यूसिंग एजेंट हुआ बी के लिए। तो इसलिए जिसका भी ऑक्सीडेशन होता है
वो खुद दूसरे के लिए क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब जिसका ऑक्सीडेशन होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू भी ज्यादा होगी, और जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ऑब्वियसली कम होगी, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल का नेगेटिव होता है, बाकी वैल्यू सेम रहती है। और इसी तरह से हम नॉन मेटल के लिए भी ये जो फ्लो चार्ट बना सकते हैं। अगर यहाँ पे नॉन मेटल होगा तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होगी, इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। जो एक्सेप्ट करेगा उसका क्या होगा, रिडक्शन, और जो रिडक्शन होगा वो अच्छा खासा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन होगा तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, और जब रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम। अब हम इसके सिग्निफिकेंस को देखते हैं, क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहला जो फायदा है, वी कैन डिटरमाइन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे हमें पता है, अगर हमें मेटल गिवन है, दो मेटल गिवन है, दो मेटल में, अब मेटल का पता है वो हमेशा क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे तो अब वहां पे हमें दो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होंगे। अगर हमारे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है तो वो अच्छे खासे क्या होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिसका लेस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो मोर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, अच्छा खासा होगा। और जिसका हाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो लेस रिड्यूसिंग एजेंट होगा। उसी तरह से अगर हमें नॉन मेटल गिवन है, अब नॉन मेटल में क्या हो जाएगा कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि ये इनवर्स हो जाएंगे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो जिसका हाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो अच्छा खासा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग, मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका ये कम होगा, एस आर पी, वो हमारा क्या हो जाएगा, लेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरह से हम ऑक्सीडाइजिंग और एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हमें दो इलेक्ट्रोड गिवन है। सेकंड, हम रिएक्टिविटी बता सकते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। कैसे, अगर जैसे हमें पता है कि अगर ज्यादा रिएक्टिव मेटल है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, कम, उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, कम। अगर हमारे पास दो मेटल गिवन है, हमारे पास मेटल ए और बी दोनों गिवन है, एक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज 1.4 वोल्ट, और दूसरे का जो रिडक्शन पोटेंशियल है 1.6 वोल्ट। अब हमें पता है कि इसमें से बताना है कि इनमें से ज्यादा रिएक्टिव कौन है। तो हमें पता है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो अच्छा खासा रिएक्टिव मेटल होता है। तो यहाँ पे हमें पता है कि जिसका लेस एच आर पी होगा वो हमारा मोर रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव। जैसे आप देख भी सकते हैं कि जो हमारा लिथियम है, लिथियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल वो सबसे ज्यादा नेगेटिव है, सबसे कम है, और वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो जिसका लेस एसआरपी होगा वो मोर रिएक्टिव होगा, और जिसका मोर एसआरपी होगा वो लेस रिएक्टिव होगा। उसी तरह से अगर हमें दो नॉन मेटल गिवन है, सी और डी, और इनके रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है 2.8 एंड 3.2 समथिंग, कोई भी गिवन है। तो अब जब हम यहाँ पे नॉन मेटल का फ्लो चार्ट लगाएंगे तो यहाँ पे जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा हाई होगा, और जो वो किसका काम करेंगे, और जो नॉन मेटल होंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल उनका हाई होगा। तो जिसका हाई रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो रिएक्टिव नॉन मेटल होगा, वो रिएक्टिव क्या होगा, नॉन मेटल। तो जिसका हाई एस आर पी होगा वो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल होगा, और इसका उल्टा हो जाएगा, अगर लो एस आर पी है तो वो लेस रिएक्टिव हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, जिस तरह से यहाँ पे आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज दिख रही है, तो इट मीन्स हम लिथियम से स्टार्ट होते हैं और क्लोरीन तक गए। लिथियम का सबसे नेगेटिव है 3.05, और नीचे जाते जाते 2.8 समथिंग मीन्स पॉजिटिव हो रहा है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेटल की रिएक्टिविटी घट रही है, और जैसे ही नॉन मेटल स्टार्ट होते हैं उसके बाद नॉन मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ रही है, क्योंकि एस आर पी बढ़ रहा है। पहले तो एस आर पी घट रहा है,
तो इट मीन्स मेटल की रिएक्टिविटी घटी, उसके बाद एसआरपी बढ़ रहा है, ज्यादा एसआरपी मीन्स मोर रिएक्टिव, तो नॉन मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ रही है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट हम क्या पढ़ सकते हैं कि डिस्प्लेसिंग एबिलिटी, दूसरे को कैसे डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक रिएक्शन पढ़ेंगे, AgNO3 कॉपर, ये बनाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस और प्लस में 2Ag। अगर यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट है, Ag है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होती है, ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होगी। अब यहाँ पे क्या कैसे होता है, अब हमें पता है कि हम यहाँ पर दोनों की पोजीशन चेक करते हैं, इसकी और कॉपर की, दोनों की। अब हमें पता है कि जो जिसकी पोजीशन ऊपर होगी उसका एसआरपी ज्यादा होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा और ज्यादा रिएक्टिव है। अब हमें पता है कि जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को इजीली डिस्प्लेस कर देता है। तो अब यहाँ पर कॉपर की पोजीशन Ag से ऊपर है, कॉपर की पोजीशन Ag से ऊपर है, क्योंकि कॉपर का जो एसआरपी है वो कम है और Ag का एसआरपी ज्यादा है। Ag का जो एसआरपी होता है दैट इज 0.80 और इसका 0.34 होता है, तो इसका एसआरपी कम है, इसका एसआरपी ज्यादा है, ये ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू Ag, इसलिए Ag कभी भी इसको इसके सोल्ट से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हम डिस्प्लेसिंग एबिलिटी भी इजीली कंपेयर कर सकते हैं। जिसका एसआरपी कम है वो दूसरे आयन को डिस्प्लेस कर सकता है जिसका एसआरपी ज्यादा है। फोर्थ पॉइंट, जितने भी मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है, मेटल प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन, मेटल प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस या फिर इवोल हाइड्रोजन गैस। इवोल हाइड्रोजन गैस मीन यहाँ पे जो रिएक्टिविटी सीरीज आपको देख रहा है, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल है वो सब अगर एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, व्हेन रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, तो वो हाइड्रोजन इजीली रिलीज कर दे। जैसे HCl प्लस जिंक, तो यहाँ पे क्या होगा, जिंक क्लोराइड बनेगा और साथ में क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो यहाँ से हाइड्रोजन को इजीली वो डिस्प्लेस कर सकते हैं। और फिफ्थ पॉइंट जो हमें पढ़ना है, मोस्ट इंपोर्टेंट, अब जैसे हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है A और B और हमें एक सेल बनाना है। अब इसका जो SRP है, SRP वो है 0.85 और इसका है -0.34 वोल्ट, ये हमने मान लिया और हम इन दोनों का सेल बनाना चाहते हैं। तो अब हमारे पास कंफ्यूजन क्या होता है कि हम इसमें से किसको एनोड बनाएंगे और किसको कैथोड बनाएंगे। तो हमेशा याद रखना है, जिसका एसआरपी ज्यादा होगा, एसआरपी हाई होगा, वो हमेशा कैथोड की तरह एक्ट करेगा और जिसका एसआरपी लो होगा वो हमेशा किसकी तरह एनोड काम करेगा, एनोड। एसआरपी मींस उसका रिडक्शन पोटेंशियल। अब एसआरपी उसी का तो हाई होगा जिसका रिडक्शन होगा, जिसका एसआरपी हाई होगा उसका रिडक्शन होना तय है, तो उसका तो रिडक्शन होना ही होना है। जिसका एसआरपी लो होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो इट मीन्स उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो इसमें से एसआरपी इसका कम है तो इट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है इसका, ज्यादा, क्योंकि एसआरपी और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में नेगेटिव डिफरेंस होता है। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा और इसका क्या होगा, रिडक्शन। और रिडक्शन किस पे होता है, कैथोड पे। इसीलिए जिसका एसआरपी ज्यादा वो किसका काम करेगा, कैथोड, और जिसका एसआरपी कम है वो किसका काम करेगा, एनोड का काम करेगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो।